हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जू यंग ने वापस अपने क्लैन में आकर अल्केमी मास्टर और यूनिंग को बचा लिया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां जू यंग बहुत ही कोल्ड टोन में उस गार्ड से कहता है झुक जाओ। और जू यंग की यह बात सुनकर वो गार्ड भी पूरा अंदर से हिल गया था, लेकिन वो फिर भी नहीं झुकता। ये देखकर जू यंग उस गार्ड पे ग्रेविटी का प्रेशर बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो गार्ड खुद ब खुद ही अपने घुटनों पे आ गया था। और उस गार्ड के झुकते ही जू यंग उससे पूछता है, तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है, टियानवू कंट्री के प्रिंस ने या मूयन सेक्ट ने। लेकिन जू यंग की ये बात सुनकर भी वो गार्ड जू यंग को कुछ नहीं बताता। ये देखकर जू यंग को थोड़ा गुस्सा आता है, इसलिए जू यंग ने उस गार्ड पे ग्रेविटी का प्रेशर और ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से अब वो गार्ड नीचे जमीन के साथ चिपक गया था। और उस पे पड़ रहा ग्रेविटी का प्रेशर इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ की जमीन में क्रैक्स आना शुरू हो गए थे। और अब वो गार्ड भी इस प्रेशर को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो अपना मुंह खोलते हुए जू यंग को बताता है, मुझे यहाँ पे टियानवू कंट्री के प्रिंस जाओ ने भेजा था। उन्होंने मुझसे कहा था टियानन सेक्ट के एंसेस्टर अभी अपने सेक्ट में नहीं है, इसलिए तुम इजीली टियानन सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और अगर तुमने टियानन सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया तो मैं तुम्हें मिलियन ऑफ गोल्ड स्पिरिट कॉइंस दूंगा। उस गार्ड की ये बात सुनकर जू यंग कहता है, प्रिंस जाओ ने जब पिछली बार मुझे मरवाने की कोशिश की थी तो तब मैंने जो उसकी हालत की थी मुझे लगता है वो भूल गया है, इसलिए अब मुझे उसे अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। और ये कहकर जू यंग उस गार्ड से पूछता है कि अभी प्रिंस जाओ कहाँ है, जिसपे वो गार्ड जू यंग को बताता है कि अभी प्रिंस जाओ शेनवू माउंटेन में होने वाले दी ग्रेट मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में गए हुए हैं। और आप सबको याद ही होगा कि फेंग लीना और लिंग जुई भी उसी कॉम्पिटिशन में गए हुए थे। उस गार्ड की ये बात सुनकर जू यंग ने उस गार्ड पे ग्रेविटी का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ा दिया था कि उस गार्ड की पूरी बॉडी ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। और उसी के साथ जू यंग ने उसकी एग्जिस्टेंस ही इस वर्ल्ड से खत्म कर दी थी। जू यंग की ऐसी अमेजिंग पावर्स देखकर लू किंग और लूमिंग हैरान होते हुए कहते हैं, मास्टर आपकी पावर्स तो वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग हैं। और तभी जू यंग एक ब्लड सोल फॉर्मेशन को बाहर निकालते हुए अल्केमी मास्टर से कहता है, ये एक ब्लड सोल फॉर्मेशन है, इसे अच्छे से स्टडी करो, तुम इससे सोल पिल्स के साथ साथ और भी बहुत कुछ बना सकते हो। और उस ब्लड सोल फॉर्मेशन को पाकर अल्केमी मास्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो जू यंग का शुक्रिया अदा करते हुए उससे कहता है, थैंक यू मास्टर। जिसपे जू यंग होंगटियन से कहता है, मिस्टर होंगटियन अब से ये क्लैन आपका भी है, इसलिए अब आप यहाँ पे आराम से रहें और अभी आप जाके रेस्ट कर सकते हैं। तभी यूनिंग सोचते हुए अपने मन में कहती है, मास्टर जू यंग ने हमेशा हमें खतरे से बचाया है, वो वाकई बहुत ज्यादा अच्छे इंसान है। और ये सब सोच के यूनिंग भी मास्टर जू यंग का शुक्रिया अदा करती है। उसके बाद हमें शेनवू माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फेंग उन्हीं लड़कों के साथ फाइट कर रहा था जो उसे भड़का कर यहाँ ले आए थे। और असल में तो ये सब प्रिंस जाओ का ही प्लान था। उसने ही उन लड़कों से कहा था टियानन सेक्ट के डिसेबल्स को भड़का कर यहाँ लाने के लिए, ताकि वो यहाँ पे आराम से टियानन सेक्ट के डिसेबल्स को खत्म कर सके। लेकिन फेंग ने यहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए एक के बाद एक उन सभी लड़कों को हरा दिया था। ये देखकर लीना फेंग की तारीफ करते हुए उससे कहती है, तुमने इन सबको बहुत अच्छा सबक सिखाया। और अब अपनी तारीफ सुनकर फेंग और भी ज्यादा चौड़ा हो गया था और वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, मास्टर ने जो मुझे टेक्निक सिखाई है उनके मैं सिर्फ एक अटैक से ही इन सभी लोगों को खत्म कर सकता हूँ। और अब फेंग वाकई पहले से पावरफुल हो गया था, क्योंकि उसका ऑरा भी अब पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल लग रहा था। लेकिन फेंग यहाँ भी नहीं रुकता और वो चिल्लाते हुए कहता है, अगर किसी में हिम्मत है तो सामने आओ मेरे साथ फाइट करने के लिए। लेकिन तभी लिंग जुई उसके सर पे थप्पड़ मारते हुए कहती है, क्या अभी अभी हुई इस फाइट से तुम्हारा दिल नहीं भरा जो तुम दोबारा किसी और को अपने साथ फाइट करने के लिए चैलेंज कर रहे हो। और फेंग को इस तरह से मार खाती हुई देख लीना हंसने लगती है और फेंग भी अच्छे बच्चों की तरह लिंग जुई के पीछे पीछे वहाँ से जाने लगता है। और अभी वो लोग वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पे एक हेवन केव रियलम का मास्टर आते हुए उनसे कहता है, लड़के तुम्हारा और उन लड़कों का जिनको तुमने हराया है, तुम्हारा और उन लोगों का कल्टीवेशन लेवल बिल्कुल सेम था, लेकिन फिर भी तुमने अकेले ही उन सबको हरा दिया। तुम्हारी पावर्स तो वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग है और वाकई तुम ये डिजर्व करते थे कि मैं खुद यहाँ आकर तुम्हारे साथ फाइट करूँ। उस मास्टर की ये बात सुनकर वो तीनों भी बहुत ज्यादा सीरियस हो गए थे। और लिंग जुई कहती है, ये तो हेवन केव रियलम के पीक का कल्टीवेटर है। जिसपे फेंग अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं इसे भी हरा दूंगा। वहीं लिंग जुई भी उस मास्टर पे अटैक करने के लिए ऊपर हवा में उठ गई थी, क्योंकि लिंग जुई को पता चल गया था कि फेंग अकेला उस मास्टर का सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए लिंग जुई ने अपना ऑरा रिलीज करते हुए एक सोर्ड फॉर्मेशन बनाकर अपनी स्पिरिचुअल सोर्ड से ऊपर से उस मास्टर पे अटैक कर दिया था। वहीं फेंग ने भी अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपने स्पीयर में ट्रांसफर करते हुए सामने से उस मास्टर पे अटैक कर दिया था। लेकिन वो मास्टर अभी भी बहुत ज्यादा रिलैक्स खड़ा था और वो अपनी तरफ आते हुए उन अटैक्स को देखकर कहता है, तुम्हारी ये स्मॉल ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करेंगी। और ये कहते हुए उस मास्टर ने अपने सिर्फ एक हाथ से ही लिंग जुई और फेंग दोनों के अटैक्स को रोक लिया था। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि हेवन केव रियलम के कल्टीवेटर्स वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि फेंग और लिंग जुई जू यंग की दी हुई टेक्निक से अब पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। इवन वो अपने से 10 गुना ज्यादा पावर वाले कल्टीवेटर्स को भी आसानी से हरा सकते थे। लेकिन इस मास्टर ने उन दोनों के अटैक्स को भी अपने सिर्फ एक हाथ से
ही रोक लिया था। ये देखकर लिंग जुई सीरियस होते हुए कहती है इस मास्टर को हराना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला। तभी उस मास्टर ने अपना ऑरा रिलीज करते हुए फेंग और लिंग जुई दोनों को पीछे की तरफ उड़ा दिया था। ये देखकर लीना भी अपना ऑरा रिलीज करते हुए उस मास्टर पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उस मास्टर ने लीना के अटैक को भी सिर्फ एक हाथ से रोकते हुए उसे भी पीछे की तरफ धकेल दिया था। और ये कहकर लिंग जुई उससे कहती है अब मैं देखती हूँ तुम मेरे इस अटैक से कैसे बचते हो। और ये कहकर लिंग जुई ने एक स्पिरिट बीस्ट की कोर से बनी हुई डीमन पिल से उस मास्टर पे अटैक कर दिया था, जो देखकर एक पल के लिए वो मास्टर भी डर गया था। और वो डीमन पिल उसको हिट करती वो उससे पहले ही ऊपर हवा में उठ गया था। और उस डीमन पिल की वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से उस मास्टर के ध्यान उस ब्लास्ट की तरफ चला गया था। ये देखकर फेंग ने इस मौके का फायदा उठाते हुए ऊपर से अपने स्पीयर से उस मास्टर पे अटैक कर दिया था, जिससे वो मास्टर एक बार फिर से किसी तरह बच गया था। लेकिन तभी लीना ने भी अपनी फुल पावर का यूज करते हुए अपने पॉइजनस पंच से उस मास्टर पे अटैक कर दिया था। और लीना के इस अटैक से वो मास्टर नहीं बच पाता और वो उड़ता हुआ नीचे आ गिरता है। और लीना का ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस मास्टर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। और इस तरह इन तीनों ने मिलकर उस मास्टर को हरा दिया था। और प्रिंस जाव जो उस मास्टर की सोल को कंट्रोल कर रहा था, उसे भी पता चल गया था कि उसका मास्टर टियान एंड सेट के डिसेबल से हार गया है। और प्रिंस जाव के बारे में मैं आपको बता दूं, प्रिंस जाव ने पहले भी जनरल लू के साथ मिलकर जू यंग पे अटैक किया था, जिसमें जनरल लू मारा गया था और प्रिंस जाव की एक आंख फूट गई थी। लेकिन जू यंग ने प्रिंस जाव से उसके सारे ट्रेजर्स लेकर उसे माफ कर दिया था। लेकिन अब वो दोबारा जू यंग के साथ पंगे ले रहा था। और तभी वो गुस्से से कहता है ये मास्टर तो बहुत ही ज्यादा बेकार निकला, ये हेवन के रियलम के पीक पे था, फिर भी ये इन बच्चों को नहीं हरा पाया, तो अब मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और अब जब इसने मेरा काम नहीं किया तो मैं इसका बदला इसकी लाइफ से लूंगा। और ये कहकर प्रिंस जाव ने अपने हाथ में पकड़े हुए एक छोटे से पुतले को, जिसमें उस मास्टर की सोल कैद थी, उसे मारने के लिए उसे दबाने लगा था। वहीं दूसरी तरफ अब वो मास्टर भी धीरे धीरे खड़ा हो चुका था और वो उन तीनों से कहता है मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम जैसे बच्चों से हार जाऊंगा। और वो इससे आगे कुछ कहता तभी उसकी बॉडी को झटके लगने लगते हैं। और ये देखकर अब उस मास्टर को पता चल गया था कि प्रिंस जाव अब उसे मारने वाला है, इसलिए वो प्रिंस जाव से रिक्वेस्ट करता है उसकी जान बख्शने के लिए। लेकिन तभी प्रिंस जाव ने उस पुतले को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिस वजह से उस मास्टर की बॉडी भी ब्लास्ट होने लगती है। और ये देखकर लिंग जुई फेंग और लीना से कहती है जल्दी से भागो यहाँ से। और अभी वो थोड़ा ही आगे गए थे कि उस मास्टर की बॉडी ब्लास्ट हो गई थी, जिससे बचने के लिए लिंग जुई ने अपने आगे एक शील्ड लगा ली थी। और इस तरह वो तीनों उस ब्लास्ट से बच गए थे। ये देखकर फेंग हैरान होते हुए कहता है कि आखिर इस मास्टर को अचानक से क्या हो गया था, इसने खुद को ही ब्लास्ट क्यों कर लिया। जिस पे लिंग जुई कहती है मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इसने खुद को ब्लास्ट किया है, मुझे तो लगता है इसकी सोल किसी और के कंट्रोल में थी और उसी ने ही इसे मार दिया। लेकिन जिसने भी इसकी सोल को अपने कंट्रोल में किया था वो जरूर कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन होगा, क्योंकि पहली नजर में तो मैं भी ये नहीं पहचान पाई थी कि इसकी सोल को कोई और कंट्रोल कर रहा है। और ये कहकर लिंग जुई फेंग और लीना से कहती है चलो चलते हैं यहाँ से, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। वहीं प्रिंस जाव जो उन लोगों को देख रहा था वो उन तीनों को वहाँ से जाते हुए देखकर कहता है तुम लोगों ने मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया, और ऐसा करने के बाद तुम लोगों को क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम लोगों को छोड़ दूंगा। और ये कहकर प्रिंस जाव अपने सोल कंट्रोलर स्पिरिट वेपन को बाहर निकालता है और वो उस स्पिरिट वेपन में अपनी पावर ट्रांसफर करते हुए लिंग जुई की सोल को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिससे उस स्पिरिट वेपन से पावर निकलते हुए लिंग जुई की बॉडी के अंदर चली गई थी। और ऐसा होते ही लिंग जुई की बॉडी को झटके लगने लगते हैं और उसी के साथ लिंग जुई की बॉडी से एनर्जी निकलते हुए ऊपर आसमान में चली गई थी, जिससे ऊपर आसमान में एक रेड डार्क फॉर्मेशन बन गई थी। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें शेनवू माउंटेन्स का बैटल अरीना दिखाया जाता है। और आज यहीं पे द ग्रेट मार्शल आर्ट्स कंपटीशन होने वाला था, इसलिए वहाँ पे काफी सारे लोग आए हुए थे। और उसी के साथ इस कंपटीशन में रॉयल फैमिली के किंग के 8 बेटों में से 3 बेटे भी आए हुए थे। और इन तीनों भाइयों के बारे में मैं आपको बता दूं, इन तीनों भाइयों की आपस में नहीं बनती और उसी के साथ किंग भी इन तीनों के ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं देते, इसलिए ये तीनों कुछ न कुछ ऐसा करने की कोशिश करते रहते हैं जिससे ये अपने पिता की तवज्जो हासिल कर पाए। तभी उनमें से एक अपने भाई से कहता है ब्रदर मैं आपके साथ बेट लगाता हूँ, इस साल का ये कंपटीशन भी टियानवू कंट्री का लॉर्ड मेंशन ही जीतेगा। जिस पे उनका छोटा भाई कहता है कोई भी जीते मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और ये कहकर वो मजे से अंगूर खाने लगता है, जो देखकर उन सब का बड़ा भाई उससे कहता है तुम एक प्रिंस के तौर पर कुछ ज्यादा ही सुस्त नहीं हो, तुम एक प्रिंस हो इसलिए तुम्हें इस तरह से सिर्फ लेटे ही नहीं रहना चाहिए। जिसपे उनका तीसरा भाई कहता है ब्रदर आपने बिल्कुल ठीक कहा, और फिफ्थ ब्रदर अगर आप भी थर्ड ब्रदर के हाफ लेवल के बराबर पावरफुल हो जाते हैं तो मैं भी फादर आपको और भी ज्यादा अटेंशन दें। और अभी वो तीनों इसी तरह से बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें बैटल अरीना में फाइट करने की आवाज आती है, जो सुनकर उन सब का छोटा भाई कहता है क्या कंपटीशन स्टार्ट भी हो चुका है। और उसके बाद उन तीनों की नजरें भी कंपटीशन की तरफ चली गई थी, जहां 2 लोग अपनी फुल पावर का यूज करते हुए एक दूसरे पे लगातार अटैक्स किए जा रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। और ये देखकर वहाँ पे खड़े लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं मुझे लगता है इस बार भी ये द ग्रेट मार्शल आर्ट कंपटीशन टियानवू कंट्री का लॉर्ड मेंशन ही जीतेगा। और टियानवू कंट्री का लॉर्ड मेंशन और किसी के नहीं प्रिंस जाव का ही था। ये सुनकर एक दूसरा आदमी कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इस कंपटीशन को स्टार्ट हुए 1 घंटा हो चुका है और इस 1 घंटे में टियानवू कंट्री का लॉर्ड मेंशन लगातार 7 बैटल्स जीत चुका है। और उन लोगों की ये सारी बातें सुनकर प्रिंस जाव बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। और तभी उन फाइट्स को देखते हुए उन तीनों में से एक प्रिंस कहता है हमारी टियानवू कंट्री में तो वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग और पावरफुल कल्टिवेटर्स मौजूद हैं,
हैं। और ये चीज वाकई हमारी कंट्री के लिए एक ब्लेसिंग की तरह है, जिसमें उनको छोटा भाई कहता है टियान वो कंट्री का लॉर्ड मैच हर बार ही जीत जाता है, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपनी कंट्री में ही कंपटीशन करते हैं। लेकिन जिस दिन इनका सामना इंपीरियल सिटी के साथ होगा, तब मुझे डर है ये लोग उनके सामने टिक भी नहीं पाएंगे, और मैं ऐसा होते हुए एक दिन जरूर देखना चाहता हूँ। उस प्रिंस की ये बात सुनकर उसका बड़ा भाई गुस्से से उससे कहता है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम हमारी टियानवू कंट्री को इंपीरियल सिटी से हारते हुए देखना चाहते हो? जिसपे वो प्रिंस बहुत ही रूडली कहता है, मैंने वही कहा जो आपने सुना है। और अभी वो प्रिंस इससे आगे कुछ कहता, तभी जू यंग की आवाज वहाँ आती है, जो उस प्रिंस से कहता है, तो तुमने क्या कहा है? और ये सुनकर वहाँ पे सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। और तभी हम जू यंग की फ्लाइंग बोट को देखते हैं, जो उड़ते हुए बैटल अरीना के ऊपर आ चुकी थी। और जैसे जू यंग अपनी फ्लाइंग बोट से नीचे जंप लगाता है, तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है, और बैटल अरीना के अंदर फाइट कर रहे दोनों लोग भी उड़ते हुए पीछे जा गिरते हैं। और उसी के साथ उस बैटल अरीना की पूरी जमीन भी हिलने लगती है, जो देखकर वो तीनों प्रिंस भी हड़बड़ाते हुए खड़े हो गए थे। और ये देखकर प्रिंस अब खड़े होते हुए गुस्से से कहता है, कौन हो तुम और तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? वहीं वहाँ पे खड़े बाकी लोग भी शौक होते हुए कहते हैं, आखिर ये इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन है कौन, जिसकी सिर्फ एंट्री से ही पूरा बैटल अरीना हिल गया है। और जैसे ही प्रिंस जाओ की नजर जू यंग पे पड़ती है, तो जू यंग को वहाँ देखकर प्रिंस जाओ बहुत ही ज्यादा डर गया था, और वो हगलाते हुए कहता है, जू यंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये कहकर प्रिंस जाओ डर के पीछे हटने लगता है। लेकिन तभी जू यंग ने अपनी पावर का यूज करते हुए उसे अपने सामने लाकर पटक दिया था। और ये देखकर वो तीनों प्रिंस भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे, और उन तीनों का बड़ा भाई हैरान होते हुए कहता है, ये लड़का तो अभी जस्ट की रिफाइनिंग रियलम का कल्टीवेटर है, और ये की रिफाइनिंग स्टेज पे होते हुए एक प्रिंस के साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकता है? ये तो बहुत गलत बात है। और प्रिंस जाओ जो इतना ज्यादा पावरफुल है, वो इस की रिफाइनिंग कल्टीवेटर से इतना ज्यादा डर क्यों रहा है? क्या इसका मतलब है इस लड़के ने अपनी ट्रू पावर को छुपा रखा है? और उन सभी लोगों की ये सारी बातें सुनकर जू यंग कहता है, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही शोर हो रहा है। और ये कहकर जू यंग अपना ऑरा रिलीज कर देता है, जिससे वहाँ पे मौजूद लोग उड़ते हुए इधर उधर गिरने लगते हैं। और जू यंग का ये ऑरा प्रेशर इतना ज्यादा पावरफुल था कि उन तीनों प्रिंसेस को भी अपने सामने शील्ड लगानी पड़ी थी। और ये देखकर वो प्रिंस हैरान होते हुए कहता है, इस लड़के के तो सिर्फ बोलने से ही ये पूरा बैटल अरीना हिल गया। ये लड़का तो वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हमें इसके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। तभी प्रिंस जाओ जू यंग से कहता है, जू यंग रॉयल फैमिली के सामने तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? यहाँ पे प्रिंस जाओ जानबूझकर रॉयल फैमिली को बीच में ला रहा था, ताकि रॉयल फैमिली जू यंग को खत्म करने में उसकी मदद करे। लेकिन प्रिंस जाओ कहाँ जानता था कि वो तीनों प्रिंस तो पहले ही जू यंग की पावर्स देखकर डर गए थे। और तभी रॉयल फैमिली का प्रिंस जाओ से कहता है, प्रिंस जाओ ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, इसलिए हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए तुम इस मैटर को खुद से ही सोल्व करो। वहीं उस प्रिंस को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि की रिफाइनिंग स्टेज का कल्टीवेटर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। तभी प्रिंस जाओ खड़े होते हुए अपने मन में कहता है, ये रॉयल फैमिली के प्रिंस तो बहुत ही ज्यादा चालाक निकले, अब मुझे लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। और ये कहकर प्रिंस जाओ अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, पर अभी भी जू यंग को खत्म करने के लिए मेरे पास एक प्लान मौजूद है। और ये कहकर प्रिंस जाओ अपना फुल ऑरा रिलीज करते हुए जू यंग से कहता है, जू यंग आज तुम बहुत ज्यादा पछताओगे कि तुमने मेरे साथ पंगा क्यों लिया। और ये कहकर प्रिंस जाओ एक फॉर्मेशन बनाते हुए उससे एक मिटियोर स्वॉर्ड बाहर निकालता है, जो कि एक टॉप ग्रेड का स्पिरिट वेपन था। और उस मिटियोर स्वॉर्ड को देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे, और वो सभी आपस में बातें करते हुए कहते हैं, ये तो मिटियोर स्वॉर्ड है, और ये स्वॉर्ड जिसके भी हाथ में होती है, ये उस पर्सन की स्पिरिचुअल पावर को पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है। और तभी प्रिंस जाओ ने भी उस मिटियोर स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेते हुए उसका ऑरा रिलीज करना शुरू कर दिया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।